जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हम लोग जो है रेलवे एग्जाम में पूछे गए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें से हम लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। इसके बाद जो है हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म पढ़ चुके थे। और साथियों, हम लोगों ने जो है मौर्य साम्राज्य का जो पार्ट 1 है उसको भी पढ़ लिया था। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का जो है पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। जो है मौर्य साम्राज्य का जो पार्ट 2 है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे आज हम लोग उनको देखने वाले हैं। साथियों, आप लोग जो है इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है साथियों उसको प्रेस कर लीजिए, और जिसने भी लाइक नहीं किया है तो जो है लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे। तो बताइए, आपके ऑप्शन है खरोष्ठी, हड़प्पाई, ब्राह्मी या देवनागरी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को जिस क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दिया करिए। तो आइए देख लेते हैं साथियों, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इनको भी देख लेते हैं, और आप लोग जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कॉपी में जरूर नोट करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके थे, और सर्वप्रथम दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो साथियों, ये पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो अशोक के जो अभिलेख थे इनको पढ़ने में सफलता किसने हासिल किया था। तो सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसप ने जो है ये 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा था। इसके बाद शहबाज गढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, एवं तक्षशिला एवं लघमान के जो अभिलेख हैं जो कि अफगानिस्तान में है साथियों, ये जो है अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके बाद है इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया है। ऑप्शन है कौटिल्य, प्लिनी, मेगस्थनीज या स्ट्रैबो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको देख लेते हैं। तो साथियों, इसमें से बताया गया है कि जो चाणक्य हैं इनका जो अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये जो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे साथियों ये कौन थे। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ से कि दोस्तों जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य भी थे, और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी इसका नाम था अर्थशास्त्र। जो है इनकी जो है किसकी पुस्तक है, तो वो जो है दोस्तों चाणक्य की पुस्तक है। इसके बाद जो है ये जो है राजनीति, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है, कौन, अर्थशास्त्र। इसी पुस्तक में दोस्तों कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लिखित किया है। और इंडिका जो है मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है जिनका संबंध भी मौर्य काल से है। तो ये पॉइंट जो है आप लोग नोट करिएगा। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो मेगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है। तो आप लोग जो है उसको याद रखेंगे कि इंडिका जो है मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। और इन धर्म प्रचारकों में जो है उनका पुत्र
कौन था एवं पुत्री भी इनकी शामिल थी, तो इनका नाम पूछा गया है कि बताइए कि जो अशोक ने जिनको भेजा था उनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था। कुल मिला के इसमें यही पूछा गया है। तो बताइए जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, मनोज एवं संजना, महेश एवं संगीता, महेंद्र एवं संघमित्रा, या मनदीप एवं सुहासना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसमें बात कर लेते हैं साथियों, बात कर लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें से बात की गई है, कहा गया है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म चक्र में धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि जो है लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सके। ठीक है, इसने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र जो है महेंद्र एवं पुत्री जो है संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो आप लोग ये चीज याद रखेंगे कि इनको कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। और सम्राट अशोक का नाम क्या था दोस्तों, तो ये नाम था देवानाम प्रिय। ये जो है इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। उनका जो शासन काल है दोस्तों ये जो है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। बताइए कि वो कौन से राजा थे जो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो ऑप्शन दोस्तों दिए हैं बिंबिसार, कृष्णदेव राय, अशोक या कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक जो है ये राजा थे, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे ये अशोक। ठीक है, तो आप लोग यहां से ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि डैश ने धर्म में विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। बताइए इसमें पूछा गया है धर्म विजया क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है साथियों। क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। बताइए ऑप्शन है बिंदुसार ने, महेंद्र ने, अशोक ने या बिंबिसार ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खालिस्तान पर विजय थी और जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो बताइए कि जो ये घटना हुई थी ये कहाँ पर है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो कलिंग है, कलिंग कहाँ पर है। तो आप लोग बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा, असम, झारखंड, बिहार या उड़ीसा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में जो है ये कलिंग पड़ता है। इसके बाद है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं साथियों। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था और यह युद्ध जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में ये लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है हिंसा त्याग दी थी। इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। इसके बाद साथियों उसने जो है अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए तथा धर्म की स्थापना की। इसके बाद है कि आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि अशोक ने अपना लिया था किसको के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को। तो बताइए कि साथियों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई है साथियों। यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक ने, फिर यहाँ पर हो जाएगा खालिस्तान के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो बताइए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद
किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? यहां पर क्वेश्चन साथियों ये पूछा गया है, तो बताइए। ऑप्शन है बक्सर, कलिंग, पानीपत या मगध। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कलिंग जो है। तो अशोक ने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें साथियों पूछा गया है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, और यह युद्ध जो है उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो ये पूछा गया है कि जो युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, तो बताइए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईस्वी पूर्व में या 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। कौन सा? कलिंग युद्ध के जो प्रमुख स्थान है, युद्ध जो है यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था, जिसमें से सम्राट अशोक विजयी हुए थे। और कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था इसका वर्णन जो है अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो है ये अशोक के किस शिलालेख में है? तो आप लोग ये याद रखेंगे कि 13वें शिलालेख में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से पूछा गया है साथियों कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? बताइए। ऑप्शन है 13वें, चौथे, पहले या 10वें। तो साथियों अभी आपने पढ़ा है कि जो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं यहाँ पर 13वें शिलालेख में। किसमें? तो 13वें। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र खाली स्थान मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था, जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए इसमें बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। ये जो है 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व तक जो है मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार दोस्तों अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। किसके दरबार में? तो बिंबिसार के दरबार में। इसके बाद है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसने बताया है? तो तारानाथ जो है बौद्ध विद्वान थे, इन्होंने जो है इसको 16 राज्यों का विजेता बताया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है। तो बताइए। अभी हमने पढ़ा ऊपर सम्राट अशोक का जो पुत्र था का पुत्र था। सम्राट अशोक जो है किसका पुत्र था ये पूछा गया है यहाँ पर। तो बताइए कि ये किसका पुत्र था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। आइए बात कर लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद जो है राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे लेते हैं कि जो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे
सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई भी था। तो आप लोग ये भी याद रखना कि अशोक का सौतेला भाई कौन था, तो सुसीम मौर्य था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने जो है कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो बताइए, ऑप्शन है 16, 14, 8 या 10। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। क्या है? 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि अशोक महान से संबंधित थे। तो बताइए, अशोक महान से संबंधित थे तो किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अशोक थे दोस्तों ये जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? बताइए, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, इसलिए कहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इनको जरूर याद कर रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये दोस्तों मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बताइए, जो मौर्य साम्राज्य दोस्तों है इसकी राजधानी क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की दो स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में की थी और इन्होंने जो है नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है प्रशासन के बारे में। तो बताइए कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जो दोस्तों ये हमें जो है किस प्रशासन की जानकारी देता है? बताइए कि किस वंश की जानकारी देता है प्रशासन के बारे में, ये पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों ये हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें किस वंश के प्रशासन की जानकारी देता है? तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे मौर्य वंश की। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बताया गया है कि जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य या चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त हैं, ये सभी जो है इन्हीं के नाम है। तो सम्राट अशोक मौर्य जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है 323 से 298 ईस्वी पूर्व के प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासनिक उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों राज्य व्यवस्था की कृषि न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है इसमें पूछा गया है कि चाणक्य का एक अन्य नाम था। तो आपने देखा है कि जो चाणक्य के जो अन्य नाम थे वो कौन कौन से थे? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो ये जो चाणक्य के अन्य नाम थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका जो संबंध है वो किस देश से था? ऑप्शन है यूनान, स्पेन, मिस्र या इटली। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साथियों कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में जो है एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था।
इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, इसमें ये पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रज्जुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें से साथियों बताया गया है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का संरक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को जो है रज्जुक कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से पूछा गया है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो बताइए कि किस राजा की कहानी जो है मुद्रा राक्षस का विषय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं देख लेते हैं। साथियों जो मुद्रा राक्षस की रचना है विशाखदत्त ने की थी और इस ग्रंथ में जो है मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का पर प्रकाश पड़ता है और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं आप लोग इनको याद रखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। बताइए जो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था दोस्तों ये कौन था। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो आप लोगों ने देखा कि किस राजा की कहानी थी। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ठीक है साथियों बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ। अगर साथियों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।